टेस्ट का सिलेबस है पीरियोडिक एलिमेंट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीरियोडिसिटी वाले की अगर मैं बात करूं, पीरियोडिक वाले चैप्टर में, एटॉमिक के पीरियोडिक चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है, व्हेन वी मूव, कौन बताएगा मुझे, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज इज डिक्रीज, क्या, डिक्रीज, डिक्रीज यस मैम, because यस of मैम, because of increase z effective, क्योंकि z effective क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ रहा है। तो और when we move टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, न्यू शेल ऐड हो रहा है, न्यू शेल, बिकॉज ऑफ न्यू शेल ऐड, क्या हो रहा है वहां पे, आपका न्यू ऑर्बिट कह लो, है ना, न्यू ऑर्बिट, राइट। ये बात क्लियर है भाई सबको। जरा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की अगर मैं बात करूं, इस वाले के बारे में मैंने बताया था, ध्यान से सुनते जाना, पूरा चैप्टर आपका 1 घंटे में, मतलब दोनों चैप्टर का रिवाइज, आधे घंटे पहले इस चैप्टर को करते हैं और फिर दूसरे को, पूरा चैप्टर जो है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ मुझे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में जाते हैं, नीचे की तरफ जा रही हूँ तो साइज इंक्रीज होगा, तो साइज का ऑर्डर जो है वो होना चाहिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर थैलियम। मैंने तुम्हें इसमें एक एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्शन क्या था कि आपके यहाँ एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने में डी ऑर्बिटल आ जाता है, यहाँ पे है ना, डी आ जाते हैं ना, डी ऑर्बिटल आ जाते हैं ना भाई इधर। डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, डी ऑर्बिटल ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अच्छे से शील्ड नहीं करता न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से गैलियम में पड़ने वाला जो जेड इफेक्टिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, गैलियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या होता है, राइट ऑर्डर ये वाला, हाँ या ना, हुई थी ये बात कभी अगर याद हो तो, पुअर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने में गैलियम का साइज क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, होना क्या चाहिए था, बड़ा। दिस इज एक्सेप्शन, जितनी भी एक्सेप्शन है उनको साथ के साथ याद करते जाओ। क्लियर है, हाँ या ना, अरे बोल दो। एक और बात बताई थी कल वाली क्लास में कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर याद हो तो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है भाई, आपके पास जो आपकी सेकंड 3D सीरीज है, जरा उसके एलिमेंट बताओ, ये भी यही पता है ना, स्कैरियम, टाइटेनियम, ये 3D के आपके, स्कैरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आया ना। नेक्स्ट उसके बाद कौन से आते हैं आपके, कोई बताएगा, किसी को याद है तो, यारी जरा, यारी जरा, निभा, मौत तक, रूह, रह, पढ़, AGCD, याद है, भूल गए भाई, करते हो, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, विवेक जी, मुस्कान, नाजो। उसके बाद क्या था भाई, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना OC, पीटेगा और HG, ठीक है, HG मतलब मरकरी, HG मतलब मरकरी। भाई यहाँ से जब मैं यहाँ पे मेरे आपके लेंथेनाइन सीरीज आ जाती है भाई, एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं ना यहाँ पे, ये पूरे के पूरे, वहां से कहां तक, 57 से 71 तक, याद है भाई, 57 से 71 तक लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ गए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे, ये जिरकॉनियम और हॉफनियम, निबिडियम और टेल्टम और मोलिडियम और ये टंगस्टन, इनका जो साइज होता है ना बच्चे, नियरली एक दूसरे की क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों नियरली इक्वल है, जिरकॉनियम से हॉफनियम में जाने पर
साइज इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज नहीं हुआ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, या फिर हम इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे? अरे हाँ या ना, समझ नहीं आ रहा क्या? Yes, ma'am. Lengthenoid contraction. नहीं समझ आया? आ गया मैम। नाजू क्या बोली? आ लेंथेनॉइड गया। कॉन्ट्रैक्शन समझ नहीं आया है ना? तो मैंने ये गया बताया था मैम। अंजलि क्लास के अंदर कि जब आप, हाँ बोलो। मैम आपने पूछा था ना तो मैंने बताया। अच्छा, बाकी समझ में आ गया अभी तक का भाई? यहाँ तक का किसी को कोई डाउट अभी तक क्लास में? गौरव, गौरव जी कुछ तो बोलो, सोना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये होगा हमारे किसी साइज के बारे में बात। साइज के बारे में जो भी एक सेक्शन था, जो भी था सब बता दिया। डी ऑर्बिटल की वजह से बोरोन वाली फैमिली में जो साइज में डिफरेंस आता है वो क्या। अब एक टर्म हमने करी थी, क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पूरी चैप्टर में बस ये 4-5 ही पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, और इनके ऑर्डर, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो। आयनाइजेशन एनर्जी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ क्लास के अंदर। हम पूरे ये चैप्टर, वैसे 3 दिन का काम है चैप्टर कंप्लीट होने का, और इस चैप्टर में पूरे 8 दिन लगाए हैं तुमने। तो अब भी अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं आ रहा है तो बच्चे आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि क्या भाई? कौन बताएगा मुझे? अंजलि, कौन बता सकता है? अंजलि के अलावा और कौन है क्लास के अंदर भाई? गौरव, गौरव तो सो रहा है थोड़ी देर। रोहित, हाँ जी रोहित। Amount of energy required to remove most loosely bound electron. समझ में आया भाई ये क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर। अब भाई अभी भी तुम सारे बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को के लिए, तो कैसे काम चलेगा? एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम To form a कॉल्ड fraction. आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास सोडियम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जो मेरी एनर्जी, जो मुझे सॉरी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी इसको, वो मेरी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही हूँ गैसियस एटम में से, तो मैं इसको बोलती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि सेकेंड आयनाइजेशन मतलब क्या होगा बच्चे? तो बताएगा मुझे? नाम से कुछ पता चल रहा होगा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि क्या? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मानी बच्चे क्या, कि आपने फर्स्ट पहले तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब ये जो कटायन बन गया है, कटायन में से एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन कटायन, इस कटायन में से फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है भाई? समझ में आ गई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये याद रहेगी बात हमेशा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट वाले से ज्यादा रहेगी। क्यों भाई? पहले वाले में हम आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाल रहे हैं, दूसरी बार अब सपोज मेरे पास मैग्नीशियम प्लस बन चुका है, मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, उसे मैग्नीशियम 2 प्लस में कन्वर्ट कर रही हूँ, भाई कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी मेरी इसको निकालने के लिए, हाँ या ना? क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव है, कटायन है, पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली बाउंड करके रखेगा, ठीक है भाई? इसलिए इसको जो है वो ज्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट आ जाओ, जरा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। ऑर्डर बताओ मुझे, व्हेन भी, मुझे इसका ऑर्डर बताओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कोई बता सकता है मुझे? क्या होगा? कमेंट में लिख के दिखाओ फटाफट से। बताओ। कौन पहले, कौन बात करें? बताओ। First, when we move left to right, ionization energy increases or decreases? वर्षा जी तुक्का मत मारना। मैम डिक्रीज।
डिक्रीजेस, गुड। आपके जितना भी है डिक्रीजेस होगी। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज इज डिक्रीजेस। हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, एटॉमिक साइज के सारी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी। आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, और आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई। सारी की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, हाँ या ना। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेस। इंक्रीज होगी। हाँ भाई ये याद रखो, रिलेशन भूलो मत। लेकिन ऑर्डर में कुछ कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है, वो क्या, जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो वो आती है 1s2 2s1, इसकी आती है 1s2 2s2, फिर 1s2, इसकी फाइनल होती है 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, हाँ या ना। हमने एक एक्सेप्शन में क्या किया था कि बेरिलियम वाले में s ऑर्बिटल होता है, ये मतलब कि यहाँ से ये फुल्ली फिल शो हो रहा है एक तरीके से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, इससे कम हो जाती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, हाँ या ना। बड़ी था ना ये एक्सेप्शन, याद है, भूल गए भाई, एक्सेप्शन था ये बोरोन, फिर कार्बन, देन अगेन इधर भी एक्सेप्शन आ गया था, क्या, ये हाफ फील्ड है, 2p3 इज हाफ फील्ड। भाई हाफ फील्ड का मतलब पता है ना, मैम ऑक्सीजन आएगा। हाफ फील्ड का, हाँ हाफ फील्ड का मतलब पता है, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। कोई है जिसे हाफ फील्ड का मतलब ना बताओ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक आपका यहाँ पर एस में भी है, ठीक है, ऐसे ही एक एस में, दीक्षा आ गई क्लास के अंदर, दीक्षा गौतम, एक ये आ गया, ये आ गया, यस मैम। इन तीनों में से पूछ लिया जाए किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, कौन सा वाला होगा, गुड टोनी, भाई किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तीनों में से, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो हाफ फील्ड है, हाँ या ना। यस योगिता, जो हाफ फील्ड है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो ये वाले की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, या बेरिलियम वाले का तो कर दिया ना पूरा, नेक्स्ट आ जाओ, नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है भाई, लीना के रब से फरियाद, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, मैम डिक्रीजेस। व्हेन वी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, हाँ या ना। सीजियम, Yes, ma'am. फिर उसके Yes, बाद ma'am. आपकी आ गई रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, सबसे ज्यादा लिथियम, क्लियर है। आयनाइजेशन एनर्जी में भी जो एक्सेप्शन है, जो कुछ भी है हमने कर लिया, पर आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर इस वाले का ऑर्डर, ग्रुप 13 का ऑर्डर और ग्रुप 14 का ऑर्डर अपने आप जरा ढूंढ के मुझे बताना। ग्रुप 13 के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि होना तो चाहिए था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होना चाहिए था ना, बोलो Yes, भी हाँ या ma'am. ना, यही होना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होना चाहिए था। पर ड्यू टू क्या आ गए यहाँ पे, एक तो बोरो एल्यूमिनियम से जब हम गैलीलियम में गए तो यहाँ पर क्या हो गई भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, कम बढ़ गई, कम होनी चाहिए, सॉरी ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, ऑर्डर क्या होना चाहिए था भाई, इसका रिवर्स होना चाहिए था ना, बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थैलियम, ये होना चाहिए था। लेकिन एल्यूमिनियम से ध्यान सुनना, ये एक्सेप्शन है, हालांकि ये एस ब्लॉक में आप फिर से पढ़ोगे, अभी कोई वो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एस या पी ब्लॉक में आप दोबारा पढ़ोगे इसको, तो अभी ही इसको ले लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है आपके। एल्यूमिनियम से गैलीलियम में जाने में बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, क्यों इंक्रीज कर जाती है भाई, साइज का भी ऑर्डर किया था ना हमने, क्या हो गया था, यही आया था साइज का ऑर्डर, साइज के लिए जो ऑर्डर आया था वो यही आया था ना, बोरोन, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब साइज ही भाई इसका छोटा हो गया, फाइनेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, बात समझ में आई, क्या बोला, रिपीट करूं बच्चे, मैं क्या कह रही हूँ कि जब मेरा साइज ही वहां पर छोटा हो गया, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी,
एस ड्यू टू पुअर शील्डिंग, आप रीजन क्या दोगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आपका क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बच्चे? बढ़ गई। नेक्स्ट आ जाओ, जब हम इंडियम से थैलियम में जाते हैं ना बच्चे, इंडियम से थैलियम में जाते हैं, गैलियम इंडियम थैलियम, तो आपका क्या होता है वहां पे? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ या ना? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है ना भाई? तो यहाँ पे भी चेंजेस आता है। तो इसके आयनाइजेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? बदल जाता है। साइज के लिए तो ये ऑर्डर रहेगा, बट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो ऑर्डर होता है वो होता है बोरोन, और फिर आता है आपका इंडियम से थैलियम आ जाता है, फिर इंडियम होगा आपका। एक बार इसके ऑर्डर को देखना क्या होता है? बोरोन, थैलियम, इंडियम, थैलियम, अबे फिर क्या आना चाहिए अब आगे? गैलीलियम, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, और फिर आपका आ जाता है इंडियम। एक बार देख लेना ये ऑर्डर, मुझे डाउट है इसमें। इसके ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड, और उसकी कारण ये हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है भाई? और ये साइज का ऑर्डर जो है ये याद रखना। ये बात होगी किसकी? हमारे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बात हो गई। अब दोनों याद रखते हुए एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, एक तो हाफ फील्ड हो गया, तब क्या होगा? फुल फील्ड होगा, तब क्या हो गया? अब दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने की क्या? कौन बताएगा? कौन आया था लास्ट में? दीक्षा आई थी। दीक्षा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस क्या? योगिता हैंड रेस करो, वर्षा कोई तो बताओ भाई। बहुत बार कर चुके हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैम मैं बताऊं? नाजो बताइए, और कोई बता? मैम मैं बताऊं? अंजलि, अरे हैंड रेस करना होता है ना, बताना है तो ना। हाँ बताओ अंजलि, आप बताओ। मैम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मिलती मतलब जो रिलीज होती है, आप कहोगे रिलीज होना, ठीक है? ठीक है भाई प्रिंस, हम क्या कहेंगे? एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन added in an isolated gaseous atom। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है आपकी? मोर नेगेटिव जिसमें होगी। किसमें होगी मोर नेगेटिव? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। क्या होती जाती है? मोर नेगेटिव, यानी कि ज्यादा रिलीज होती जाती है। क्यों ज्यादा रिलीज हो रही है भाई? साइज छोटा हो रहा है, तो जो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ वो इजीली इसको पकड़ ले रहा है भाई। हाँ ना? बात समझ में आई क्या बोला मैंने? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। अब एग्जाम, और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तब क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ? व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी भाई? लेस नेगेटिव होती जाएगी। लेस नेगेटिव। क्यों लेस नेगेटिव हो रही है भाई? न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है ना, जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो। ये आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, नीचे गए तो साइज और बड़ा हो गया, मतलब कि और बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अब आप इस ऑर्बिट में ऐड करवा रहे हो, तो डिफिकल्ट है ना यहाँ पे ऐड करवाना, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। अब ये न्यूक्लियस इसे पकड़ ही नहीं पाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली नहीं पकड़ पाएगा जितना छोटा वाला पकड़ेगा। हाँ है ना? लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन भाई, अगर पूछ लिया जाए नाइट्रोजन, नाना, पापा, आंटी सब बीमार में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा नेगेटिव रहेगी? नाइट्रोजन की, देन फास्फोरस की, देन आर्सेनिक की, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। हाँ है ना? यही होगा ना ऑर्डर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऐड करवा रही हूँ तो ये ऑर्डर होता है। लेकिन अगर आपके पास हम इस वाले ऑर्डर को नहीं देखते, हम ऑर्डर देखते हैं किसका? ऑक्सीजन वाले का देखते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन का, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ओ सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी? कौन ज्यादा रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगी?
मुस्कान, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाँ इंक्रीज होती है ना, मोर नेगेटिव। जितनी ज्यादा रिलीज होगी किसमें, जितना ज्यादा छोटा एटम होगा, इन दोनों में छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में साइज किसका छोटा है, हाँ अंजलि बोलो बच्चे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा छोटा साइज है, ऑक्सीजन का। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा छोटा साइज ऑक्सीजन का है, किसने बोला ये, मैम फ्लोरीन ऑक्सीजन का का छोटा साइज साइज। फ्लोरीन से छोटा है। कौन में जरा इसकी ट्राई करते हैं। When we move left to right, फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन decreases. से छोटा है। ऑक्सीजन पहले आता है फिर फ्लोरीन आता है, छोटा है, ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा है साइज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी भाई, फ्लोरीन की। हमें पता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर मुझसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के रिलेशन पूछा जाए तो हाँ ऑक्सीजन का साइज, अरे नहीं ऑक्सीजन का साइज बड़ा है यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो, खुद ही बता रहे हो, खुद ही बोल रहे हो। मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज क्या होगा, छोटा। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है ये बात भाई। ऑक्सीजन छोटा होता है, ऑक्सीजन, टोनी जी ऑक्सीजन छोटा होता है कैसे, तुम गलत लिख रहे हो, मेरे को क्या बोल रहे हो, तुम लिख रहे हो ऑक्सीजन छोटा होता है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बच्चे तो साइज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज, फ्लोरीन तो बाद में आता है। क्लियर हो गई टोनी बात क्लियर है टोनी। नेक्स्ट आ जाओ, मैं तुमसे ऑर्डर बोल रही हूँ, इसका ऑर्डर अपने आप मुझे लगा के बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताओ इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम का, इसका भी ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए। और है उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसका भी ऑर्डर, 3 ऑर्डर बताने हैं। पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या होगा भाई, हमें अच्छे से पता है, फ्लोरीन और क्लोरीन जहां पे भी अगर दिख गए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। पहले मुझे बताओ, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज। हाँ है ना, हमने भी पढ़ा कि साइज के इनवर्सली सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों के तीनों के। तो भाई होना तो आपका ऑर्डर क्या चाहिए था, फ्लोरीन सबसे बड़ा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। पर अच्छे से अगर याद हो कि लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से बहुत छोटा है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर पाता, क्लोरीन ज्यादा हो जाता है। हाँ हुई थी ना ये बात। नेक्स्ट चलो सेकंड, ये इसका आंसर क्या होगा, इस वाले ने बताया था सेम और सल्फर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर ये ऑक्सीजन, और उसके बाद टेलुरियम और फिर पोलोनियम। हमने बताया कि ऑक्सीजन का साइज भाई छोटा है, तो होना तो हो, मतलब ऊपर वाली की तरह अगर करती तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता, सल्फर इससे पहले, लेकिन ये 2 कदम और पीछे चला जाता है, मतलब और भी ज्यादा कम रिलीज करता है। ये ऑर्डर याद है, बोलो, स्क्रीन दिख रही है ना, सही है, ये वाला ऑर्डर याद है, भूल गए, यही बताया था, जवाब दो भाई, यही बताया था। थर्ड वाले का अपने आप बताओ मुझे क्या होगा, थर्ड वाले का बता सकते हो, किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले की सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन में से भी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की, देन फ्लोरीन। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी सबसे ज्यादा है, सल्फर की, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन। क्लियर है भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर है हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भाई, याद है, भूल गए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन कोवलेंट, है ना, कोवलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आपके पास क्या है, एक्सेप्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? व्हेन वी मूव, हेलो हेलो मैम आ रही है। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है बच्चे, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। और जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, अगर मैं लिथियम बेरिलियम इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या हो रही होगी, इंक्रीज। ठीक है भाई, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज। क्लियर है भाई? तीनों टर्म हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अब किस इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम कल बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपके पास। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है भाई, रिलक्टेंस ऑफ, मैंने बोला अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4, आप क्या बोलोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलोगे भाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आ गया थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, बोरोन वाली फैमिली में आता है ना ये, बैगन, आलू, गाजर, इन थैली सबसे नीचे। तो इसके पास होते क्या है, 1s2 2s2 2p1 होता है ना इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। s तो देगा नहीं अपनी इलेक्ट्रॉन, सिर्फ p1 ही दे रहा है, जिसकी वजह से थैलियम की मोस्ट स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कौन सी है, थैलियम +1 वाली, +3 नहीं है। इसमें किसी को डाउट है भाई, पूछ लो ऐसे ही, नाना पापा आंटी सब बीमार। बिस्मिथ में कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, 3 वाली या फिर बिस्मिथ 5 वाली? बोलो भाई कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन बताएगा? 3 वाली। नरगिस क्या तुम बता सकती हो? 3 वाली ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि भाई बिस्मिथ का, नाजो को सब समझ में आ रहा है, नाजो सारे जवाब देती है। NS2 NP, NS2 NP क्या होती है, बिस्मथ वाली फैमिली की NP3 होती है। तो भाई नीचे की तरफ जाऊंगी तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर पा रहा होगा, आगे ऊपर वाले तो पांचों के पांचों करके बिस्मथ मतलब जो भी है नाइट्रोजन 5 बन रहा होगा, नाइट्रोजन 5th नहीं बनता वैसे, नाइट्रोजन 5th होगा, फास्फोरस 5th बन रहा होगा स्टेबल, नाना पापा स्नेट 5th बन रहा होगा, लेकिन जैसे SB का जो है 5th बन रहा होगा। लेकिन जब मैं नीचे आई बिस्मथ में, तो भाई इसमें S ने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया, तो इसकी स्टेबल वाली बिस्मथ 3+। क्लियर है? एक क्वेश्चन कल जो क्लास कर रहे थे जब भी लास्ट टाइम हुई थी, तो उसमें ये था कि SB4 या फिर SB2, इसमें दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में? नाजो, रोहित, मुस्कान, गौरव, टोनी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे? नहीं नहीं, अभी हम पूरा नीचे नहीं पहुंचे हैं भाई, इसमें SB4 ज्यादा स्टेबल है, पूरा नीचे नहीं पहुंचना है। SB कहाँ पर आता है आपका, कार्बन वाली फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अरे नहीं कार्बन में नहीं आता, किसमें आता है ये, सॉरी यहाँ टिन लिखो, टिन है ये तो नाना पापा आंटी सब SN, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अभी ये सबसे नीचे नहीं आया है ना, सबसे नीचे वाला रिलेक्टेंट करता है इसको। SN तो आपका सारे के सारे भी दे रहा होगा, जब हम PB में गए तो +2 जो होती है वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? बोलो भाई हाँ है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नट पेयर की भी बात। अब कौन सा टॉपिक रह गया, स्क्रीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्ट्रक्चर सब कुछ ही रिवाइज हो गया पूरा इस चैप्टर का। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है पता है हमें, स्क्रीनिंग मतलब कि कवर शील्ड कर लेता है जब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से। कौन शील्ड करता है भाई इलेक्ट्रॉन को अच्छे से, SP, D, F में तीनों में कौन, किसका शील्डिंग ज्यादा अच्छा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होता है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट बात करूं तो मैम S। हाँ, S का सबसे ज्यादा, देन P, फिर D, फिर F। हाँ है ना, ये याद है, भूल गए, याद है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा बच्चे किसका, S का।
और एक और टर्म थी डायगोनल रिलेशनशिप, याद है एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मुझे बताओ बोरोन की सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ होती है, बोरोन सिमिलर प्रॉपर्टी विच ऑफ दीज एलिमेंट, कुछ एग्जांपल दे दिए, कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, किसकी होगी भाई? इन चारों में से बोरोन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी? एल्यूमिनियम के साथ? अरे नहीं भाई, एल्यूमिनियम की तो ये फैमिली में आ जाता है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, और हमें पता है भाई नीचे की तरफ जाते हैं। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि ऊपर के जितने भी एलिमेंट रहते हैं भाई उनकी प्रॉपर्टी नीचे वालों से बहुत डिफरेंट रहती है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसलिए हम इन्हें नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं, ठीक है? इन दोनों तुम्हारा कहना ठीक। साइज किसके साथ सिमिलर होगा इसका? सिमिलर साइज, बोरोन का साइज सिमिलर किसके साथ आएगा आपका? हमने डायगोनल रिलेशनशिप किया था, याद है? ग्रुप 1 में आपके कौन सा होता है? लिथियम सोडियम, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन सा होता है? बेरिलियम मैग्नीशियम। उसके बाद आता है आपका कौन सा? बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस। डायगोनली रिलेशनशिप बेरिलियम की साइज जो एल्यूमिनियम के साथ मैच करता है, लिथियम का, मैग्नीशियम का, बोरोन के किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, कार्बन का किसके साथ? फास्फोरस के साथ। हाँ या ना? याद आया? कल लास्ट क्लास में किया था डायगोनल रिलेशनशिप। तो बोरोन का जो साइज है, प्रॉपर्टीज है, वो किससे मैच कर रही होंगी ज्यादातर? साइज लिख दो, प्रॉपर्टीज रहने दो अभी। अच्छा, साइज अगर लिखा है तो किसके साथ सिमिलर होगा इसका साइज? नहीं आवाज आई किसी की भी भाई? अभी तो कर भी लिया, देख भी लिया, किसके साथ सिमिलर कर रहा है बोरोन का? सिलिकॉन के साथ ना। डायगोनल रिलेशनशिप की बात हुई, और कुछ है? डायगोनल रिलेशनशिप हो गया हमारा। इनर पेयर इफेक्ट की बात हमने कर ली है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर ली है। कोई और टर्म जो याद ना हो भाई, किसी को ना आती हो, कुछ पूछना हो तो? चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, देख रहे हो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, 5-6 टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड ऑर्डर है, तो टर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन था आपका, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा था शायद, उसमें क्रोमियम, मैग्नीज और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी। क्रोमियम था, मैग्नीज था, और क्या था, किसी को याद है क्वेश्चन ये वाला? मुझे वरना शीट खोलनी पड़ेगी भाई, खोल ही लेते हैं, इतना टाइम तो है ही अभी आज। स्क्रीन दिख रही है सामने? क्लियर दिख रहा है अभी? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, बोलो भाई, कोई तो बता दो, यस या नो। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6। रोहित दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 को, अरे बोलो भाई। नरगिस, आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही कुछ भी। बता दी थी बेस्ट ना, बता दिया सर। नाजो पता नहीं क्या किससे बात कर रही है। नो मैम, मैं नरगिस, सुन रही हूँ। नरगिस, नरगिस जवाब दो मैम, भाई। इसका ए नरगिस ऑप्शन कहाँ है। हो गई? ए ऑप्शन। नाजो अपना माइक ऑफ करो, नाजो की तो आवाज आ, ऑप्शन बता दिए। नाजो माइक ऑफ करो बच्चे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें बतानी है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। भाई हम लेफ्ट से, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ, लेफ्ट टू राइट, आपका क्या होता है ऑर्डर? क्या आता है? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। तो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है आपका? स्कैडियम का सबसे वो, फिर टाइटेनियम होगा, फिर वेनेडियम होगा, फिर क्रोमियम होगा, फिर मैग्नीज होगा। हाँ या ना? यही होगा ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है। लेकिन बच्चे, इसने मुझसे पूछा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसने मुझसे क्या पूछी है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, माने कि क्रोमियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी होगी। क्या क्रोमियम की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? NS2 3D3 4s2। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो भाई ये हो गया 4s1। ऐसी अगर मैं मैग्नीज की बात करूं
तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 3d5 4s। एक मिनट, इसकी क्या होती है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है, भूल गए? कुछ एक्सेप्शन था क्रोमियम में, मुझे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बता दिया जाए तो बता दो भाई। 4s1 3d5 था या नहीं था? बोलो भाई, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही करते हैं ना हम, क्रोमियम में एक्सेप्शन आ जाता है भाई, होना तो चाहिए था 3d3 4s2 पर 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, टाइटेनियम की क्या होती है 3d स्कैडियम टाइटेनियम 3d2 4s स्कैडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, और वेनेडियम की होती है आपकी 3d 3 4s2। यस, सबको याद है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? भाई याद ना होता है, इसे फिंगर्स पे याद कर लेना, स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम करके, ठीक है। स्कैडियम के लिए 3d1 लगाना है, 4s2 सबके पास है। टाइटेनियम के लिए 3d2 लगाना है, 4s2 सबके पास है। ऐसे ही वेनेडियम से करते हैं, क्रोमियम में आए तो मेरे पास 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्रोमियम या कॉपर में से पूछ सकता है 3d5 4s1, और कॉपर के लिए भी ये एक्सेप्शन होता है सेम, 3d10 4s1 हो जाता है। होना क्या चाहिए था 3d9 4s2 होना चाहिए था, पर ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 हो जाती है। और कुछ याद हो ना हो, ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो भाई इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3d5। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद की पूछी है ना उसने, उससे सेकंड के बारे में पूछा है। इसके लिए क्या हो गई 3d5 4s1, फिर क्या हो गई 3d2 4s1, ऐसे ही 3d3 4s1। भाई सबसे ज्यादा व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मैंने बताया आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चे आपकी, इंक्रीज हो रही है। हाँ या ना, सब क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने में भाई, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, छोटा जा रहा है। तो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी भाई क्रोमियम की मैग्नीज से ज्यादा क्यों हो गई, क्रोमियम की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। होना क्या चाहिए था मैग्नीज, फिर क्रोमियम, फिर वेनेडियम और फिर टाइटेनियम, पर यहाँ इन दोनों में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। क्रोमियम की ज्यादा क्यों हो गई, कोई मुझे बताएगा? क्रोमियम की मैग्नीज से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हो जा रही है? यहाँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, दिख रही है, थोड़ा साफ से उतार दूं। क्रोमियम तो हो गई है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोला है। क्रोमियम के किस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आपका 3d5 में से। मैग्नीज का कहां से निकल रहा है 3d5 4s1 में से, यहां से निकल रहा है। स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम का कहां से निकल रहा है वेनेडियम 3d3 4s1। ऐसे ही टाइटेनियम के लिए 3d2 4s1। मुझे बताओ कि इंक्रीज होती है भाई इन दोनों में, दोनों की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्रोमियम की क्या हो जाएगी ज्यादा ड्यू टू, जिसने मुझे बता दिया भाई क्रोमियम की मैग्नीज से ज्यादा क्यों हो रही है। नरगिस, क्रोमियम की मैग्नीज से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों आ रही है? हाँ नाजो बोलो, तुम ही हो भाई, हैंड रेज करो। अंजलि तुम बता सकती हो? अंजलि क्या तुम मुझे बता सकती हो क्रोमियम की ज्यादा क्यों आ रही है? भाई ये बहुत बार कर चुके हैं, ड्यू टू हाफ फील्ड हो गया ना, ये 3d5 हाफ फील्ड है, इसलिए क्रोमियम की क्या हो गई बच्चे ज्यादा, फिर मैग्नीज की, फिर आपकी आ गई किसकी स्कैडियम टाइटेनियम, आपका वेनेडियम आता है, फिर आता है टाइटेनियम। क्लियर है भाई? बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर हुआ? ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों है इसका? ठीक, यस मैम। अब इसके बाकी के क्वेश्चंस अपने आप करना, ठीक है। मेरी तरफ से आपका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से, मैंने एक एक चीज इसके बारे में सारी आपको एक्सप्लेन करी है, बहुत अच्छे से बताई है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज आपको मिली है, इसको जाओ, इसको मतलब इसको देखो, इसको रिवाइज करो, ये सब काम आप तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। अब जरा पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे रिलेटेड आपकी बोहर की, पहले बोहर की पोस्टुलेट बता दो भाई क्या क्या थी। बोहर के पोस्टुलेट से हम क्या क्या निकालते हैं? एक तो मुझे एंगुलर मोमेंटम पता चलता है भाई, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू किसके हैं nh2π के। फर्स्ट बात हो गई जो मैंने बोहर के उससे निकाली। ये रिलेशन याद है भाई, 2-4 ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है कि भाई मुझे इनसे क्या पता चल जाता है,
ऑर्बिट का जो एन वैल्यू है ना वो है ये, ऑर्बिट की एन वैल्यू जो होती है वो, एमवीआर इज एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है किसके, NH2 पाई। एन क्या है आपका, प्रिंसिपल नंबर। एन क्या है भाई, प्रिंसिपल नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद है, भूल गए मैम, बहुत दिन हो गए हम भूल चुके हैं अब सब चीज याद है। एक फॉर्मूला ये आता है। सेकंड, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, अगर मुझे किसी की भी रेडियस निकालनी है, रेडियस इक्वल टू क्या बताया था, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। हाँ या ना, बोलो भाई, ऐसे मुंह लटका के मत बैठो। 52.9 ए नॉट की जो वैल्यू है 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। यस और नो, याद है ये रिलेशन भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो आपके हीलियम प्लस लिखा है और लिथियम 2 प्लस लिखा है, इन दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है, क्या होगा इन दोनों के रेडियस का रेशियो, कौन बताएगा भाई। हीलियम प्लस का जो रेशियो निकलेगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बताना है भाई, इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट और इसका सेकंड ऑर्बिट है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस का आपको रेशियो बताना है कि क्या आएगा। पहले तो मैं इसकी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल लूं, क्या आएगी, ए नॉट अपॉन में एन इक्वल टू एन स्क्वायर, क्या है फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1, जेड क्या होता है हीलियम के लिए 2। यहाँ पर इसके लिथियम के रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट, और सेकंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 2 जा 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, दोनों का रेशियो निकाल लोगे, हाँ या ना भाई, R1 अपॉन में R2 कर लोगे, कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3/4, 3/8। आया नहीं आया भाई, 3/8 आएगा नहीं आएगा, समझ में आई बात। दीक्षा तुम्हें समझ में आया, बच्चे मैंने क्या कहा, दीक्षा रेडियस के उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों का अपने रेशियो निकाल दिया। यस मैम। रेडियस का एक और बार बताऊं, क्या बताना है इसमें, पहले मुझसे पूछो कि क्या ये चीज समझ नहीं आई। मैम ये R2 कैसे आया और ये सारी चीजें, बच्चे फॉर्मूला देखो, ए नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड इज एटॉमिक नंबर। एन आपने रखा यहाँ ऊपर, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला था तो आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 रखा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो यहाँ पर 2 रखा, तो R1 आपका आ गया ए नॉट 1/2। लिथियम 2 प्लस के लिए बोला है सेकंड ऑर्बिट, तो यानी कि एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या हो गई सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, एन की वैल्यू क्या आएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए बच्चे 2 आएगी, और लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 3, तो आपने एन का स्क्वायर किया तो 4 अपॉन में 3। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, फिर R1/R2। नेक्स्ट आ जाओ, और चीजें हम क्या देखते थे बोर्ड से, एक तो रेडियस देखा, एक देख लेते हैं एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू में क्या था भाई, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आपका है जूल में। अगर आपसे जूल में बात करिए तो आप यहाँ ये लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करिए तो ये वाला रिलेशन निकाल के जेड स्क्वायर बाय एन। जेड अगेन क्या है इसमें आपका एटॉमिक नंबर, और एन क्या है आपका प्रिंसिपल नंबर, यानी कि ऑर्बिट की बात करिए। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि रेशियो ऑफ किसका, ई सेकंड ऑफ हाइड्रोजन एटम, ई सेकंड माने सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, और ई फर्स्ट ऑफ हीलियम एटम। ई फर्स्ट मतलब कि क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की अगर निकालोगे, हाइड्रोजन की क्या आएगी -13.6, जेड क्या है हाइड्रोजन के लिए 1, एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, वही सेकंड ऑर्बिट है, 2 2 जा 4 आ गया, 13.6/4 आ गया E1। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपको क्या निकालना है, ये हीलियम के लिए निकालना है अगर आपको, E1 सेकंड निकाला है आपने, ये हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन एटम के लिए
और E1 माने फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लेकिन यहाँ पे Z स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं 4, 2 2 जा 4, और हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट बोला यानी कि यहाँ क्या आ गया 1, फर्स्ट ऑर्बिट 1 ही लिखूंगी ना, N स्क्वायर 1। दोनों का रेशियो बच्चे कितना आएगा 13.61। भाई रेशियो कितना आ जाएगा दोनों का, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? हाइड्रोजन एटम जो भी आया वो लिखा आपने, बोलो 1 आ रहा है, दोनों का रेशियो एक दूसरे से डिवाइड कर दो भाई। करा 4 से 4 कट गया, 13.6 से 13.6 कर गया, कितना आया रेशियो 1। तो एनर्जी का रिलेशन हो गया इस तरीके से। ये ऐसे एग्जाम में अगर वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए बच्चे, वेलोसिटी मतलब कि क्या 2.18 इंटू 10 की पावर 6 था, 8 था, वो भूल गई मैं फिर से, Z बाय n, ये आपका वेलोसिटी का रिलेशन है। अगर आपसे किसी भी ऑर्बिट Z एटॉमिक नंबर आपको पता है, n आपको गिवन है, आपसे वेलोसिटी पूछी है तो आप ये रिलेशन लीजिए। एक रिलेशन और हम करते हैं h न्यू। h क्या है इसमें बच्चे? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है इसमें? जिसकी वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू याद है तुम्हें 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये है h की वैल्यू। न्यू की वैल्यू क्या है? ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। अच्छा न्यू इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में क्या होता है भाई? C बाय लैम्डा, याद है? अब मैंने आपसे बताया था कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई n इक्वल टू 3 से 3 to 4 आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है 3 से 4 में, तो बताओ वेवलेंथ कितनी रिलीज होगी? वेवलेंथ बतानी है आपको, फाइंड वेवलेंथ। तो एक तरीका तो था भाई, एक हमने ये रिलेशन किया था 1 बाय लैम्डा 109677 मल्टीप्लाई बाय, याद है, n1 स्क्वायर और यहाँ पे ये n2 का स्क्वायर इनका ब्रैकेट पर सेंटीमीटर। ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाती थी, इससे आप निकाल सकते हो। याद है भाई एक रिलेशन ये था या नहीं था? कौन बताएगा? दीक्षा जी उठ गए सो के? उठ जाओ भाई। यस मैम। आदित्य, उसके बाद एक रिलेशन है आपका लैम्डा निकालने के लिए, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो क्या थी? 911 n2 यही था, क्या था भाई, क्या था? 1 बाय लैम्डा की जगह मैंने बोला था लैम्डा लिख लो, और इसको क्या करा, लैम्डा को ऊपर भेजा n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। याद है भाई, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाता है लैम्डा निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ नहीं करना आपको बस। और यहाँ पे कहीं z भी होता है भाई, ऊपर से होता है z, जब z यहाँ आता है z स्क्वायर, तो ये कहाँ चला जाएगा? z आपका नीचे आ जाएगा। यस मैम। ये Z तो आपके हाइड्रोजन एटम के लिए 1 रहता है, इसलिए मैं लिखती हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछ लिया जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन या फिर बामर या कुछ भी लिखा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है मुझसे बामर सीरीज की, सपोज निकालो बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ क्या होगी? कौन सी होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? जब आपका इलेक्ट्रॉन इन n इनफाइनाइट टू कहां पर आ रहा होगा? n2 पर, हाँ या ना? बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यही होगी भाई, एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, इनफाइनाइट टू n2 में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। अगर मुझसे पूछ लिया जाए सेम इसी तरीके से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ किसकी? लाइमन की, तो कैसे निकालूंगी मैं लाइमन सीरीज की अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ ली जाए बच्चे? तो n इनफाइनाइट टू n1, हाँ या ना? रिलेशन लगाऊंगी 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 109677 n2 आपका 1 बाय n स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जो n2 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट में रख दो, n1 की वैल्यू क्या रख दोगी? 1, क्योंकि लाइमन सीरीज में 1 पर गिरता है ना, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? इसके लिए अगर मुझे लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ बच्चे को निकालने के लिए कभी भी बोल दी जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, n11, हाँ या ना? ऐसे निकलेगी, n1 का एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, n1 का स्क्वायर, बोलो भाई हाँ या ना? और z का स्क्वायर,
किसके लिए आपका ये आ जाएगी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा की वैल्यू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ किसकी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए। अगर मुझे लैम्डा लैम्डा नहीं पूछा, मुझसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी। क्या आपको लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन याद है? लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन था, किसी बच्चे को याद है? एनीवन? आदित्य याद है बच्चे, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? नरगिस, नरगिस खोल दो यार माइक को, इतना क्या सो रही हो? बोलो फिर, लैम्डा और हाँ नरगिस कहेगी मैंने ये क्लास नहीं ली मैम, मुझे नहीं आता। यस मैम। देखा, पढ़ना तो है ना बच्ची, क्लास ली या नहीं ली तो क्या, अब तक तो रिकॉर्डिंग देख के कर लेना चाहिए था। लैम्डा इज इक्वल टू कौन बताएगा भाई क्या होता है? सी बाय लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। याद है कुछ या नहीं? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर जगह आपका यूज हो रहा है। आपको हर जगह फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, लैम्डा पूछ लिया जाएगा, या लैम्डा आपने निकाला तो उससे पूछ लिया फ्रीक्वेंसी बताओ। तो पहले तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और फिर क्या निकाल दोगे? फ्रीक्वेंसी। चलो कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। पहले तो हम जो रूल्स हैं, रूल क्या क्या थे, मैं क्वांटम पे आ जाती हूँ, ये सारी बातें पूरी हो गई। क्वांटम के बारे में कुछ बातें करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कि रूल ऑफ फिलिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए पहले तो मुझे नोड्स के बारे में बता दो। याद है नोड्स का कॉन्सेप्ट जो भी था? नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या था? n-1। धोनी याद है, भूल गए? एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर नोड के लिए निकालने हो तो इक्वल टू L, और ऐसे ही अगर आपको क्या निकालने हो, रेडियल नोड, रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला था? n-L-1। अच्छा मुझे बताओ dz स्क्वायर के रेडियल नोड की वैल्यू क्या थी भाई? 0 थी या नहीं थी? याद है? dz स्क्वायर एक एक्सेप्शन केस था, उसमें इसकी वैल्यू क्या थी? 0 होती है। बाकी dxy, dyz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dxz, इन सबका रेडियल नोड की वैल्यू क्या थी? 2। ये 3D है। बोलो भाई याद है, भूल गए? अब जरा रूल देख लो। नोड से रिलेटेड हमने ग्राफ भी किए थे। अगर मुझे 3s का ग्राफ पूछ लिया जाए क्या होगा तो मैं बना सकती हूँ। 3s में मुझसे साई स्क्वायर वर्सेस इसका ग्राफ पूछ लिया जाए, प्रोबेबिलिटी और वर्सेस इसका रेडियस का, तो मैं क्या बनाती थी भाई? कितने नोड आएंगे 3s में? जिस बच्चे ने मुझे बताया 3s में कितने नोड आएंगे उसके लिए क्लैपिंग। जल्दी बताओ भाई, 3s में नंबर ऑफ नोड कितने आएंगे? आदित्य, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों बताओ। अंजलि, टोटल नंबर ऑफ नोड 3s में अभी पढ़ा है भाई, n-1 फॉर्मूला है ना टोटल नंबर ऑफ नोड का। n की वैल्यू क्या है? 3 माइनस का 1। कितने नोड आ गए टोटल 3s के अंदर? 2। और रेडियल नोड क्या होंगे? रेडियल नोड क्या होगा भाई? ओ सॉरी, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होंगे? L होती है एंगुलर नोड की वैल्यू। L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3s में? 3s में L की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? वर्षा, L की वैल्यू क्या है बच्चे 3s के? S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? प्रिंस, विनायक, विनय, बोलो बोलो भाई, क्या होती है नाजू? S की वैल्यू, L के लिए, L के लिए वैल्यू क्या है भाई S की? विवेक, तुम लोग भूल गए L की वैल्यू। L equal to 0 for S, L equal to 1 for P, L equal to 2 for D. 0 G के लिए बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर G, G के लिए क्या रहेगा, कौन बताएगा भाई? विनय, नाजरी बताएगी क्या? अंजलि, बच्चे कोशिश करो। डी के बाद F आता है, F के बाद G आता है। G के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहेगा भाई?
एल के लिए क्या 3 इक्वल टू एस के लिए रहता है एल इक्वल टू 4 फॉर जी, और ये एल जो है इसको मैं क्या क्या नाम देती हूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं ना इसे, आया ना। आज जो भाई नोड का ग्राफ बनाना था वो कैसे, यहाँ पे 2 रेडियल नोड आपके आते हैं, तो आपका जो ग्राफ है वो क्या बनता है, कुछ इस तरीके से। याद आया, 3s के लिए एक नोड ये और एक नोड ये। नोड इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम अ 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो जाती है, दैट इज फॉर, ये आपका है वो क्या होता है, नोड होता है। ऐसी 1s के लिए बनाती हूँ, 1s के लिए ग्राफ ऐसे आता है क्योंकि इसमें एक भी नोड आपका नहीं आता, नंबर ऑफ नोड इज 0। सेम ऐसे ही मैंने 2s के लिए ग्राफ बनाऊंगी तो क्या आएगा मेरा, इसके अंदर जो है एक नोड जहाँ पे बनता है एक नोड ये वाला। 2p में कितने नोड बनेंगे कोई मुझे बताएगा, बट नंबर ऑफ नोड इन 2p, p के अंदर कितने नोड आएंगे बच्चे 2p के अंदर, टोटल नंबर ऑफ नोड इज n-1, 1 आएगा, 1 आएंगे, 1 नोड होगा आपका यहाँ पे 2p के अंदर, आया ना। यस मैम। रेडियल नोड बताओ कितना होगा p के इसके 2p में, रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला याद है, n-1 l-1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 -1, कितना आ गया रेडियल नोड 0। टोटल नंबर ऑफ नोड 1 है, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, सेम वैसे ही जैसे अभी आपका किसका आया था एस के लिए, ठीक है भाई। चलो भाई नोड की बात हो गई, अब जरा हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चारों रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्या क्या है भाई, 4 रूल्स हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी को याद है अबव प्रिंसिपल क्या बोल रहा था भाई, अगर मैं इसे जूम कर दूं में दिख रहा हो तो, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल आर फिल्ड डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द शेल। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिल मैं उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग करूंगी, मतलब जिसकी एनर्जी कम उसको मैं पहले भरूंगी, फिर जिस बढ़ते हुए क्रम में फिर उसको मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करती हुई जाऊंगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले, जिसकी एनर्जी फिर ज्यादा फिर उसको बाद में, आया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6s और 5p में से मैं किसे पहले भरूंगी, 6s और 5p में से कौन पहले भरा जाएगा, मैम 6s 6s पहले भरा जाएगा भाई, क्यों, n+l रूल याद है, n+l रूल क्या था, n+l रूल याद है या नहीं, फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम n+l रूल का यूज करते हैं। n+l रूल क्या होता है भाई, जिसका n और l की वैल्यू प्लस करके ज्यादा होगी वो क्या होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसे मैं बाद में भरूंगी। इन दोनों को n+l करूंगी तो 6 आया, इन दोनों को 5 और p को प्लस किया तो कितना आया, 6 आया। अब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर मैं क्या देखती हूँ, l जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा है, l किसका ज्यादा है, p का ज्यादा, तो मैं पहले किसको फिल करूंगी, s को, है ना, 6s को, क्लियर है। अबव प्रिंसिपल और n+l रूल समझ में आ गया। अबव प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हमेशा मैं उसको इलेक्ट्रॉन को फिल उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में करती हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या बोलता है भाई, हुन्स रूल अगर मुझे बताओ भाई, कोई किसी को याद है क्या बोलता है, डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है क्या, तुम में से कमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं, अच्छा टोनी आंसर, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही क्या बाकियों को भी, 109677 इज रेडबर्ग कांस्टेंट टोनी, हमने ये क्लास में किया है, ठीक है, फॉर्मूला है वो। हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी माने बच्चे क्या, डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 4p है तो मतलब कि ये जो ऑर्बिटल है तीनों के तीनों एक ही उसमें है, तो मतलब इसकी ये किस क्या कहूंगी, इनकी एनर्जी सेम होगी, तो मैंने क्या कहूंगी, डीजनरेट ऑर्बिटल। ऐसी 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल के अंदर जो ये 5 ये है d5 जो है आपके, ये चारों ये क्या रहेंगे आपके, डीजनरेट। डीजनरेट मींस क्या होता है आपका, इक्वल एनर्जी, जिनकी एनर्जी इक्वल है।
हुंस रूल क्या कह रहा है कि आप पहले क्या करोगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, मतलब इसी शेल में, इस सबशेल के अंदर आप पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक ये सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। याद है, भूल गए भाई, हुंस रूल क्या कहता है, डज नॉट टेक, मतलब पेयरिंग क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to that subshell has got one electron। मतलब जब तक इस सबशेल के हर एक में, क्या ये आप क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बताओ गलत है, बोलो भाई, क्या ये थर्ड और फोर्थ वाली कॉन्फ़िगरेशन गलत है या नहीं है? आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक सबको फिल करना पड़ेगा, पेयरिंग भी उसके बाद ही स्टार्ट होगी। क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है भाई हाँ या ना? यस मैम। हुंस रूल की बात भी हो गई। N+L रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या बताता है भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल के अंदर, मतलब किसी भी आपके ऑर्बिटल जो है उसके अंदर सेम 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, तो बोल रहे हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। नो Pauli stated that no 2 electron in an atom can have same value of 4 quantum number। 4 क्वांटम नंबर यानी कि N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, ML इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और MS इज स्पिन क्वांटम नंबर। चारों किसी भी एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, भाई मुझे बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन, अगर ये मेरा 3px है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके क्वांटम नंबर कौन कौन से होंगे, n की वैल्यू क्या होगी इसमें मेरी 3, n इक्वल टू 3 रहेगा, l इक्वल टू क्या रहेगा भाई, p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू क्या रहेगी, l की वैल्यू क्या रहेगी p के लिए 1, हाँ या ना? ml की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रहेगा, या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। फिर बात करते हैं हम ms की, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ होगा या तो फिर -½ क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन में भाई दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं, एक प्लस का 1/2 होता है और दूसरा माइनस का 1/2 होता है। ये किसने कही थी ये बात, आपको याद रखनी है, पॉली ने कही थी बात, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। N+L रूल क्लियर है भाई, अभी बताया है जो, उसके अकॉर्डिंग हम फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे, बता दोगे कौन सा वाला पहले आएगा और फिर कौन सा वाला आप बाद में फिल करोगे। एक चीज और इसके अंदर याद रखनी है आपको, वो क्या, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर मेरा हाइड्रोजन एटम आ जाता है ना बच्चे, ये एग्जाम, अरे भाई टोनी कुछ पूछ रहे हैं क्या, हैंड रेज कर रहा है कोई? भाई मैं कमेंट नहीं पढ़ पा, ठीक है। हाइड्रो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तुम एनर्जी का ऑर्डर देखोगे भाई, हाँ यही ऐसे ही भरोगे आप, 4s पहले भरा, फिर 4p भरा, फिर 4d भरा, आपने ऐसे ही ऑर्डर लगाया, उसमें ऐसे ही गिवन था। लेकिन उसने क्वेश्चन, उसने स्टेटमेंट में लिखा था कि फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑर्डर इज दिस, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में बच्चे 1s के बाद जितने भी सारे हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, क्योंकि उनमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जितने भी 2s 2p वाला हो गया, मतलब सॉरी 2s 2p हो गया, ये क्या हो गया आपका डीजनरेट, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 2s 2p इक्वल रहता है, 3s 3p 3d इक्वल रहते हैं, 4s 4p 4d 4f क्या रहते हैं, चारों इक्वल रहते हैं। ठीक है भाई हाँ या ना? क्लियर है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो ऑर्डर है वो ये रहता है, याद रखना 2s 2p इक्वल है, डीजनरेट ऑर्बिटल हो जाते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अदरवाइज ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है वो ये लिखा हुआ है, बाकी तुमने क्लास में भी किया होगा, अपने आप भी बनाना आता होगा। आता है या नहीं आता? कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, नाजू ने क्वेश्चन भी पूछा था क्लास के अंदर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इजी है लेकिन। एंड दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन क्लियरली? नाजो जी दिख रहा है? मुस्कान? यस मैम। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम is in its ground state absorb 1.50 time as much as energy as the minimum required for it escape 13.6 electron volt from the atom। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैंने बात की थी,
उसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि जो मैंने यहाँ से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ये 13.6 बोल रहा है। भाई ये फॉर्मूला याद है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना फॉर्मूला, अगर याद हो तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। और मैं इसको अगर इस तरफ ले जाऊं तो एच न्यू नॉट इस तरफ आ जाएगा, हाँ या ना। ये क्या है आपका न्यू नॉट, क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये पूरी की पूरी ये एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी वो बता रहा है कि वो कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका 1.50 टाइम आपने इसको एनर्जी दी, यानी कि कितनी एनर्जी दी है, 13.6 का 1.5 टाइम कितना होगा बच्चे, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। टोनी, मुस्कान, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अंजलि जी, आदित्य, दीक्षा, आज तुम सोई हो दीक्षा, जवाब नहीं दे रही हो क्लास में। 13.6 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आंसर आएगा। सब मैम सोए 20.40। 20.40 आपका आंसर आया बच्चे। यानी कि आपने जो एनर्जी दी इसको, वो एनर्जी कितनी दी, 20.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी। थ्रेशोल्ड इतनी थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल कर आएगी भाई, 6.8 आ गई, नहीं आई, इसको से माइनस कर दूंगी, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी। यस मैम। हाँ या ना। जेई का 6.8 सबका आ गया आंसर काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैम आपको कैसे पता चला कि ये 13.6 जो दिया हुआ है ये एच न्यू नॉट की वैल्यू दी है, क्योंकि बच्चे क्या लिखा था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, मतलब बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी इसकी है ना, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज व्हाट, मिनिमम एनर्जी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड भी दिया हो सकता है, वर्क फंक्शन भी लिखा हो सकता है, या फिर मिनिमम एनर्जी जो है वो क्या है, एच न्यू नॉट। क्लियर है, हाँ या ना, थम्स अप करो भाई, क्लियर है गौरव। गौरव उठ जाओ, सुबह हो गई अब। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चे आ गई आपके पास 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेई में मजेदार बात ये है कि थोड़ा सा वो उससे हाई लेवल का पूछ लेंगे, वो बोलेंगे भाई इसका वेवलेंथ बताओ मुझे, कितनी वेवलेंथ होगी वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है। भाई वेलोसिटी पूछते तो मैं 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखती 6.8, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है आपको। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी को याद है, किसी बच्चे को याद है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 पॉइंट, याद आया नहीं आया भाई, कौन बता रहा है, 1.18। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 6.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.602 10 की पावर माइनस 19 जूल से, 19 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, जूल में। तो अब 1/2 मेरे पास है, मास मेरे पास इलेक्ट्रॉन का है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी वेलोसिटी निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती, बोलो भाई हाँ या ना। अगर, लेकिन अब क्वेश्चन ये तो हो गया वेलोसिटी की बात, लेकिन अगर मुझसे उसने वेवलेंथ पूछ ली, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन याद है आपको, डी ब्रोगली रिलेशनशिप हमने किया था, वो क्या होता था, लैम्डा एच बाय पी, याद है हाँ या ना, जरा ध्यान से देखते जाना। एक रिलेशन हमने किया था लैम्डा एच बाय पी, और मैं पी को लिख सकती थी एम वी, हाँ या ना, और 1/2 mv² को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इन दोनों को क्या करती थी, m से डिवाइड ऊपर, मल्टीप्लाई ऊपर भी, m² v² यहाँ डिवाइड, तो मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड में m, हाँ या ना, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर और m, हमारे पास जो रिलेशन है बच्चे इन शॉर्ट वो निकल के आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h। ये याद है किसी को, किसी ने देखा, मतलब अगर एग्जाम का ये याद हो, 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कोई रिलेशन किया था ना लैम्डा के लिए डी ब्रोगली से। मुस्कान तुम्हें पता है, नरगिस को तो नहीं पता होगा भाई, उसने क्लास नहीं ली थी। नरगिस
डी ब्रोगाइल रिलेशनशिप। नरगिस अगर आप ये रिवीजन क्लास ले रहे हो तो भाई अब तुम्हें ये चैप्टर पूरा अच्छे से आ जाना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू, जहां समझ नहीं आ रहा नरगिस तुम्हें पूछना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ h बाय p। p इसमें क्या था आपका, मोमेंटम, और p इक्वल टू क्या होता है बच्चे, mv। p इज इक्वल टू में क्या होता है, mv। तो मैं p जो होता है 1 mv लिखती हूँ। क्या मैं इसको दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, p स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर, ऐसे हो सकता है, हाँ या ना? यस मैम। 1 m स्क्वायर mv स्क्वायर मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है। मैं इसको इधर भी m से डिवाइड और इधर भी m से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं, क्या करूंगी मैं इसको यहाँ भी m से मल्टीप्लाई इधर भी, और काइनेटिक एनर्जी को भी मल्टीप्लाई किया मैंने m से। क्या मैं m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह 2 काइनेटिक एनर्जी और m लिख सकती हूँ, हाँ या ना? बोलो भाई, हो सकता है ना ये? इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर इस p स्क्वायर, इसको p की जगह यहाँ पे पुट करूंगी 2 काइनेटिक एनर्जी को, और ये फिर अंडर रूट हो जाएगा इधर जाके। p की वैल्यू इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट m स्क्वायर v स्क्वायर, और m स्क्वायर v स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी m मल्टीप्लाई बाय m। तो यहाँ p की जगह मैंने क्या लिख दिया, h, p की जगह लिखा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय m। m क्या है इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जिसकी भी बात हो रही है उसका मास। ठीक है भाई, हाँ या ना? ये रिलेशन याद रखना लैम्डा निकालने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन है आपके, मतलब जेई में आया हुआ है कि पहले तो आपसे उसने क्या पूछा है कि ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इसकी निकाल ली आपने, क्या होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल में पूछ ली तो 1.60 टू 10 की पावर -19 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर उसने मुझसे लैम्डा पूछ लिया बच्चे, तो आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकली है वो मास लिखा इलेक्ट्रॉन का, 2 ऊपर से प्लैंक कांस्टेंट याद रखना जूल में होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन भाई एग्जाम में आया हुआ है। आप क्लियर है? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन मेटल व्हेन इरिडिएट, ध्यान से देख रहे हो भाई इस क्वेश्चन को, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। और जितना भी हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। इसके साथ ही एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ना मैंने आपको वो करवाया था, याद है, रिवीजन क्लास हुई थी पिछली बार, जो तब मैंने कहा था इसको अपने जेई तक के लिए संभाल के रखना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे स्लाइड प्रेजेंटेशन में, याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास ली थी। मैंने बोला था इस वाली स्लाइड को आप संभाल के रखना, लेक्चर 9 है या पता नहीं 10 ऐसे कुछ 9 होगा इसमें। ठीक है भाई दीक्षा, नाजो, उसे एक बार देख लेना, वो वाली रिवीजन क्लास देख लेना टाइम मिले, ठीक है। अ सर्टेन मेटल व्हेन इरिडिएट विद लाइट दिस फ्रीक्वेंसी emit photoelectron with 2 kinetic and twice kinetic energy of photoelectron that are emitted when the same metal is irradiated by this frequency. Calculate nu naught। भाई वो मुझे बोल रहा है कि जब मैंने h nu is 3.2 into 10 की पावर 16 हर्ट्ज जब मैंने फ्रीक्वेंसी दी इसको, तो मेरे पास जो एनर्जी निकली काइनेटिक इक्वल टू क्या होता है, h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ निकली, काइनेटिक एनर्जी 1। उसके बाद जब मैंने फ्रीक्वेंसी दी 2.0 into 10 की पावर 16, तो h nu naught, तो जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकली वो क्या थी, पहले वाली का ट्वाइस थी। पहले वाली का क्या थी, जो काइनेटिक एनर्जी 2 निकली वो क्या थी, पहले वाले का 2 गुना थी। हाँ या ना, समझ में आई बात क्या बोल रहा है वो? यस मैम। अब क्या आप मुझे h nu naught की वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हो क्या आ जाएगी? हाँ या ना? दो इक्वेशन आपके पास बन गई, न्यू नॉट की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाएगी। जरा पहले वाले से आप पहले काइनेटिक एनर्जी 1 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी वो बताओ। काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 3.2 into 10 की पावर 16 माइनस न्यू नॉट। हाँ या ना, यही आ रही है, ये उधर गया माइनस का h। बोलो भाई, यही आएगी काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी 1 जो दूसरी वाली एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो निकली, तो करेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट विद ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट आर एमिटेड बाय व्हेन द सेम मेटल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। मतलब कि क्या,
जब मैंने 2.0 10 की पावर 16 फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को भेजा तो जो इलेक्ट्रॉन निकला ना उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी की क्या थी, डबल थी। जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं उनको सॉल्व करना आता है हमें या नहीं आता? इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है ना हमने? बोलो भाई, सीखा है नहीं सीखा? क्वेश्चन को इक्वेशंस को सॉल्व करना। आपका जो आंसर है क्या आएगा वो जरा कैलकुलेट करो, जरा निकालना, जरा कुछ करो भाई। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की जो है वो आई, उसको रखो, इसको ट्वाइस कर दो, दूसरे वाले के इक्वल में डाल दो। दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है भाई? काइनेटिक एनर्जी 2 जो आया वो कितना आया आपका 2.0 इंटू 10 की पावर 16 माइनस न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एच। एक दूसरे के दोनों को इक्वल रखोगे कैसे? ये दूसरी वाली पहली वाली का क्या है, पहली वाली का दूसरी वाली क्या है, डबल है। तो 3.2 इंटू 10 की पावर 16 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 माइनस का न्यू नॉट, ये दुगनी है ना, इधर वाली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब तो कर लोगे सॉल्व? अरे भाई अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो कर ही सकते हो। 3.2 इंटू 10 की पावर 16, एच से एच कट गया भाई, इसके बाहर भी एच था, इसके बाहर भी एच था, एच से एच कैंसिल हो गया इसलिए नहीं लिखा। माइनस का न्यू नॉट 2 2 जब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16, 2 को न्यू नॉट से करोगे 2 न्यू नॉट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लाओ, तो आपका आंसर आ गया न्यू नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर 16। यस और नो? 0.8 इंटू 10 की पावर 16 आ गया आपका क्या, न्यू नॉट। क्या आंसर निकल रहा है? ऑप्शन देखो, बोलो भाई, ये आ गया ऑप्शन, ऑप्शन बी। अंजलि समझ में आया? रिपीट करूं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। समझ में आया बच्चे? पहले आपने दोनों इक्वेशन से दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी को लिखा और बोल रहा है कि वो जो दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी वो पहले वाली की 2 गुना है, तो आपने उसके आगे 2 लगा दिया। ट्वाइस है, थ्राइस लिखेगा तो थ्राइस। क्लियर है भाई बात? आया ना? ना जो समझ में आया बच्चे, या रिपीट करूं? आ गया मैम। चलो इसी नोट के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जितने भी आपके अभी तक के हमने चैप्टर पढ़े हैं, फर्स्ट तो आप चलो अब दोबारा वो कभी आएगा नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड इसको रिवाइज कर लेना, क्या पता अगले टेस्ट में फर्स्ट चैप्टर भी आए, तो एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं। एक क्लास मैंने दी थी आपके लेक्चर 9 वाली, प्लीज उसे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है?